क्वेश्चन के दो पार्ट हमने डिस्कस किए थे। आज हम लोग पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे, यानी बिलियन का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। पार्ट टू में भी मैंने बता दिया है कि कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के। मैंने मोलैरिटी बताया, न्यूमेरिकल करवाया, मोलैरिटी बताया, उस पर भी न्यूमेरिकल बताया। आज थर्ड पार्ट करेंगे, इसमें पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो जो तीसरा मेथड है कंसंट्रेशन को शो करने का, ठीक है, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का किसी भी सॉल्यूशन का, वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे जो तीसरा मेथड है हमारा, जो तीसरा तरीका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का किसी भी सॉल्यूशन को, वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को कॉमनली हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं, ताकि एकदम आसानी रहे। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे लिख सकते हैं? यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। मैं समझाता हूँ, समझिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लीजिए। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। क्या होता है मैंने कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। अभी समझाता हूँ, समझिएगा आप लोग। यानी अगर हम सॉल्वेंट का अगर मोल काउंट फ्रैक्शन निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट किसे डिनोट करेंगे? एक्स से। एक से मैंने किसको? एक्स से डिनोट किया। और मोल फ्रैक्शन यानी कि एक्स से डिनोट करेंगे, क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन, यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी टोटल यहाँ पे, और यहाँ पे जिसका निकालना है उसको हम ऊपर रख देंगे। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, यानी एक्स बी निकालना है, तो क्या हो जाएगा? एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। ठीक है, एन बी प्लस एन ए, ये हमारा क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है, यानी एकदम आराम से क्या कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आता भी है तो ऐसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है? आगे हम लोग को मास परसेंटेज पढ़ना है। जो फोर्थ तरीका है, जो चौथा मेथड है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, वो हमारा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, हर चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक चीज़ करके क्लियर करते चलते हैं। और बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो आप लोग, क्योंकि हम लोग जितने क्वेश्चन पूछा तो उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और इसलिए बाहर कुछ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? मास परसेंटेज। ठीक है, यानी डब्लू से भी इसे डिनोट करते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, फार्मूला बता देता हूँ मैं। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, अभी सब केवल फार्मूला देख के आपको समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मास ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू, यहाँ पे रहेगा 100 इंटू 100। यानी कि हमें क्या निकालना है? अगर हमें निकालना है मास परसेंटेज निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, आप लोग पकड़ना। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, क्या समझ में आया? अगर मास परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? और सॉल्यूट का निकालना है मास परसेंटेज, क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे, क्या निकलेगा? मास परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा। अगर इसी तरह हम लोग फिफ्थ देखें, क्या है हमारा? वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वी अपॉन वी। ऐसे निकालना हो तो क्या निकालें? कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, कैसे निकालेंगे? मान लो कि वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि इक्वल टू कर दो, क्या हो जाएगा?
वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर दो तो क्या निकलेगा, मॉस वॉल्यूम परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 100 ये क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम परसेंटेज निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है, परसेंटेज आप लोग पढ़े ही होंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मास परसेंटेज निकालना, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मास परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जो मेन चीज़ आप लोगों को पढ़ना है नॉर्मेलिटी, मेन नहीं है, हर चीज़ मेन है, लेकिन इसको भी जान ही लेते हैं थोड़ा सा जल्दी फटाक से कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। यानी कि हम लोग जो 6 वाले टर्म पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, नॉर्मेलिटी। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो जो मोलैरिटी मैंने बताया था, ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या किया था, एम बी यानी मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट रख देंगे तो हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। यानी कि नॉर्मेलिटी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, मैं फॉर्मूले बता दे रहा हूँ आप लोग, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी अपॉन, मोलैरिटी में एम बी होता था यहाँ पे, लेकिन हम क्या करेंगे, ई लिखेंगे वी इंटू 1000, यानी कि सेम किसके जैसा, मोलैरिटी जैसा फॉर्मूला, सिर्फ हम क्या करेंगे, एम बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह पे हम इक्विवेलेंट वेट को यहाँ रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा नॉर्मेलिटी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है हमारा, ये क्या हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है, और ये क्या वॉल्यूम। ठीक है, अब ये सोचना है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा। इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन चार्ज, ठीक है, उस एटम पे चार्ज कितना है, या फिर वैलेंसी कह सकते हैं, या फिर एसिडिटी, बेसिसिटी, सब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकलता है हमारा। कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास ऊपर रहेगा और नीचे चार्ज रहेगा, या फिर वैलेंसी रहेगी, या फिर एसिडिटी बेसिडिटी जो भी चीज़ें हैं, उससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ इस चैप्टर में, जल्दी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी, ठीक है, हाँ, जैसे आपको पता है कि एवरी सॉलिड डजंट डिजॉल्व इन गिवन लिक्विड, ऐसा नहीं कि जितने भी सॉलिड्स हैं सभी लिक्विड्स में एक ही लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएंगे। जैसे वाटर है तो वाटर में हर सॉलिड डिजॉल्व नहीं हो सकता, यानी कह सकते हैं एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन अ गिवन लिक्विड वाइल NaCl शुगर डिजॉल्व इन रेडली इन वाटर। अगर मैं NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक की बातचीत करूँ या फिर शुगर की बातचीत करूँ तो क्या होगा, वाटर में आराम से डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। बट नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, डज नॉट, ठीक है, ये क्या हो गया, ये बेंजीन में डिजॉल्व होते हैं, क्या होते हैं, बेंजीन में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, यानी हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि जितने भी पोलर सॉल्यूट्स हैं, पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व करेंगे, पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। यानी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व करेंगे, पोलर में कि नॉन पोलर में। यानी कि पोलर सॉल्यूट्स होंगे, यानी जो जिनमें क्या होगा, कहेंगे चार्ज होगा, वो क्या किस में डिजॉल्व करेंगे, पोलर सॉल्यूट में डिजॉल्व करेंगे, सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे। नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व करेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड मोर साल्ट्स आर आयनिक, यानी सोडियम क्लोराइड हो गया, और या फिर जितने भी अधिकतर सॉल्ट हैं क्या है, आयनिक होते हैं। वो क्या होते हैं, पोलर, यानी वाटर क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, यानी क्या होता है, वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। यानी वाटर क्या है, वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट।
और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 की बातचीत करें तो क्या है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि जितने भी नॉन पोलर सॉल्यूट्स होंगे इसमें डिजॉल्व होंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि सब इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जो आयोडीन है क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, आयोडीन क्या है हमारा, आयोडीन नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सबस्टांस है। तो ये क्या होगा, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ये CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ था। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन जान लो आप लोग क्या होता है। सच सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है ये जानना जरूरी है। ठीक है, सच सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सेचुरेशन सॉल्यूशन। यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो सॉल्यूशन होगा ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल को डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। सच सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे एक निश्चित सॉल्यूट से ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता सॉल्वेंट में, ही क्या होता है हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यानी कि हम सॉल्युबिलिटी की बातचीत करें, अब हम लोग आते हैं सॉल्युबिलिटी पे, जो हमारा मेन मुद्दा का सॉल्युबिलिटी था। ये तो बेसिक चीज़ें थी। सॉल्युबिलिटी का मतलब किसी निश्चित टेम्परेचर पर यानी किसी फिक्स टेम्परेचर पर किसी सबस्टांस की सॉल्युबिलिटी, उस सबस्टांस की वह मात्रा है जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्वेंट को सेचुरेट करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, ये क्या होता है हमारा सॉल्युबिलिटी होता है। यानी कि आप सॉल्युबिलिटी यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सॉल्यूशन 3 पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, अगर समझ में आया तो भी कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।